देखें 276 कहता है कैपिटल फॉर्मेशन मीन्स, कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब है, इसका क्या मतलब है, एस्टेब्लिश मोर फैक्ट्रीज, ज़्यादा फैक्ट्रीज एस्टेब्लिश करें, बनाए क्रिएट कैपिटल गुड्स बने, यानी वो गुड्स जो फिर हम प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं, जिसके ज़रिए हम मज़ीद अर्निंग करते हैं, तो इसको कहते हैं कैपिटल गुड्स। और एक्सपोर्ट मोर गुड्स, ज़्यादा सामान बाहर में एक्सपोर्ट करो ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा ये फॉरेन रिजर्व में हम इंक्रीज कर सकें। तो ज़्यादा फैक्ट्री बने, कैपिटल गुड्स बने, इंपोर्ट को ज़्यादा करें, या ऑल ऑफ दी अबव, यानी जब हम ज़्यादा फैक्ट्रीज बनाते हैं, लोगों को एम्प्लॉयमेंट देते हैं, हम कैपिटल गुड्स बनाते हैं, एक्सपोर्ट ज़्यादा करते हैं, तो ये एक अमल है जिसकी वजह से मुल्क में तरक्की आती है, तो इस अमल को कहते हैं कैपिटल फॉर्मेशन। तो ये ऑल ऑफ दी अबव। 277 शॉर्ट पीरियड इज ए पीरियड, शॉर्ट पीरियड वो होता है इन विच जिसमें देयर मस्ट बी एटलीस्ट वन, हर जगह शॉर्ट पीरियड वो पीरियड होता है जिसमें लाजमी एक होता है। लाजमी एक क्या होता है, वन फिक्स फैक्टर, एक फिक्स फैक्टर होता है, वन वेरिएबल फैक्टर, एक वेरिएबल फैक्टर होता है, या मिक्स फैक्टर। तो शॉर्ट पीरियड वो होता है जिसमें देयर मस्ट बी वन फिक्स फैक्टर, तो ये ए ऑप्शन इज राइट वन। शॉर्ट पीरियड में हम सिर्फ वेरिएबल चेंज कर सकते हैं और फिक्स फैक्टर या फिक्स इनपुट हम चेंज नहीं कर सकते। तो फिक्स यानी शॉर्ट पीरियड वो है जिसमें कम से कम एटलीस्ट वन फिक्स फैक्टर होना चाहिए, इसका ये मतलब है। फिर कहता है लॉन्ग पीरियड इज ए पीरियड वेयर ऑल दी, लॉन्ग पीरियड से मुराद वो पीरियड, वो टाइम जिसमें सारे, यानी जो सारे फैक्टर होते हैं, फिक्स फैक्टर, सारे फिक्स फैक्टर होते हैं, ये तो नहीं है, वेरिएबल फैक्टर या नॉन। तो लॉन्ग पीरियड में सारे जो फैक्टर होते हैं, वेरिएबल होते हैं या फिक्स होते हैं, हम सारे चेंज कर सकते हैं। तो जब हम सारे चेंज कर सकते हैं तो इसको कहते हैं ऑल और वेरिएबल फैक्टर्स। लॉन्ग टर्म में सारे जो फैक्टर होते हैं वो वेरिएबल होते हैं, हम इसमें चेंज कर सकते हैं। 279 द कॉस्ट ऑफ द एम्प्लॉयर ओन रिसोर्सेज, जो एम्प्लॉयर के जो ओन रिसोर्सेज है, फॉर एग्जांपल उसका जो अपना बिल्डिंग है, यानी वो किराया अदा नहीं करता, अपना दुकान है, बिल्डिंग है वगैरह है, वो खुद कारोबार में काम करता है, उसके पास एम्प्लॉय नहीं है, या उसके जो बेटे हैं या उसके जो भाई हैं वो कारोबार में काम करते हैं, उसको वो पेमेंट नहीं करता क्योंकि एक घर में सारे होते हैं। तो ये जो ओन बिल्डिंग का रेंट है, या ओन सैलरी है, या सैलरी ऑफ ब्रदर है, सैलरी ऑफ सन है वगैरह है, ये तो हम पेमेंट नहीं करते, तो इसको कहते हैं द कॉस्ट ऑफ द एम्प्लॉयर ओन रिसोर्सेज, कॉस्ट ऑफ द एम्प्लॉयर ओन रिसोर्सेज। तो इसको क्या कहते हैं, ये हम पेमेंट नहीं करते, ये कॉस्ट, ये हम इकनॉमिक्स में इसको हम डिटरमाइन करते हैं, ये हम इकनॉमिक्स में हम ये मेटर करते हैं, इस पे हम डिसीजन करते हैं, लेकिन हम पेमेंट नहीं करते। तो कॉस्ट ऑफ द एम्प्लॉयर ओन रिसोर्सेज को कहते हैं इम्प्लिसिट कॉस्ट, एक्सप्लिसिट कॉस्ट, ये अकाउंटिंग कॉस्ट। तो जो एम्प्लॉयर ओन रिसोर्सेज होते हैं इसको कहते हैं इम्प्लिसिट कॉस्ट, और हम इम्प्लिसिट कॉस्ट अदा नहीं करते, इसका ये मतलब है। 280 द कॉस्ट ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जो एक्सटर्नल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, फॉर एग्जांपल हम रॉ मटेरियल परचेज करते हैं, हम यानी लेबर बाहर से हायर करते हैं, हम यानी एक्सपेंसिव अदा करते हैं, टैक्स अदा करते हैं वगैरह वगैरह, हमने फैक्ट्री किराए पर ली है तो हम फैक्ट्री का जो रेंट अदा करते हैं, बिजली का बिल अदा करते हैं वगैरह वगैरह, तो इसको कहते हैं एक्सटर्नल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो इसका जो कास्ट है, तो इकनॉमिक्स में इसके लिए अलहदा टर्म है, अलहदा नाम है, इसका क्या है, इम्प्लिसिट कॉस्ट, ये इम्प्लिसिट कॉस्ट है, एक्सप्लिसिट कॉस्ट या इकोनॉमिक कॉस्ट, तो इसको कहते हैं यानी एक्सप्लिसिट कॉस्ट। इसका एक और नाम भी है यानी आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट। एक्सप्लिसिट कॉस्ट का जो दूसरा नाम है वो आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट, यानी ये हमारे जेब से बाहर चला जाता है, तो इसको कहते हैं एक्सप्लिसिट कॉस्ट। इसके बाद है 281, तो देखें 281 इम्प्लिसिट कॉस्ट एंड एक्सप्लिसिट कॉस्ट आर कॉल्ड, यानी दोनों को, इम्प्लिसिट कॉस्ट और एक्सप्लिसिट कॉस्ट दोनों को क्या कहते हैं, अकाउंटिंग कॉस्ट, इकोनॉमिक कॉस्ट या फिक्स कॉस्ट।
तो इम्प्लिसिट कॉस्ट और एक्सप्लिसिट कॉस्ट का जो टर्म है, जो कॉन्सेप्ट है, ये इकोनॉमिक्स में है, ये अकाउंटिंग में नहीं है। तो इसको कहते हैं इकोनॉमिक कॉस्ट। इम्प्लिसिट कॉस्ट और एक्सप्लिसिट कॉस्ट, इसको कहते हैं इकोनॉमिक कॉस्ट। 282 अकाउंटिंग प्रॉफिट इज इक्वल टू, जो अकाउंटिंग प्रॉफिट है इसमें सिर्फ हम एक्सप्लिसिट कॉस्ट अदा करते हैं, तो ये बराबर है, जो फार्मूला है रेवेन्यू माइनस इम्प्लिसिट कॉस्ट, ये तो नहीं है, रेवेन्यू माइनस एक्सप्लिसिट कॉस्ट और रेवेन्यू माइनस इम्प्लिसिट कॉस्ट एंड एक्सप्लिसिट कॉस्ट। तो ये जो बी ऑप्शन है रेवेन्यू माइनस एक्सप्लिसिट कॉस्ट ओनली, तो ये अकाउंटिंग प्रॉफिट हम इस तरह डिटरमाइन करते हैं कि रेवेन्यू माइनस एक्सप्लिसिट कॉस्ट ओनली। 283, तो 283 क्या कहता है, इकोनॉमिक प्रॉफिट इज इक्वल टू, जो इकोनॉमिक प्रॉफिट है ये बराबर है, तो इसमें हम दोनों कॉस्ट शामिल करते हैं, रेवेन्यू माइनस एक्सप्लिसिट कॉस्ट, ये तो नहीं है, रेवेन्यू माइनस इम्प्लिसिट कॉस्ट, ये भी नहीं है, रेवेन्यू माइनस इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट कॉस्ट, जो दोनों कॉस्ट होते हैं तो इसको कहते हैं इकोनॉमिक प्रॉफिट। इस तरह 284 खाली जगह इज आल्सो कॉल्ड प्योर प्रॉफिट, यानी इसको प्योर प्रॉफिट भी कहते हैं। अकाउंटिंग प्रॉफिट को हम प्योर प्रॉफिट कहते हैं, इकोनॉमिक प्रॉफिट को हम प्योर प्रॉफिट कहते हैं, या नेट प्रॉफिट को हम प्योर प्रॉफिट कहते हैं। तो ये जो इकोनॉमिक प्रॉफिट है इसको हम कहते हैं प्योर प्रॉफिट, तो ये जो बी ऑप्शन है ये राइट वन है। 285 फॉर डिसीजन मेकिंग, यानी फैसला करने के लिए, बिजनेस में हम फैसला करने के लिए कि ये जो प्रोडक्ट है ये हम शुरू करें या इसको हम स्टॉप करें, ये जो बिजनेस है ये हम शुरू करें या ये स्टॉप करें, ये बिजनेस यहाँ पर शुरू करें, इस बिल्डिंग में शुरू करें, ये लेबर हायर करें, ये मटेरियल हम परचेस करें वगैरह वगैरह, ये जब हम फैसला करते हैं फॉर डिसीजन मेकिंग, खाली जगह प्रॉफिट इज यूज, तो हम यानी प्रॉफिट इस्तेमाल करते हैं, इकोनॉमिक प्रॉफिट हम इस्तेमाल करते हैं, अकाउंटिंग प्रॉफिट हम इस्तेमाल करते हैं, या ग्रॉस प्रॉफिट। तो डिसीजन मेकिंग के लिए हम इकोनॉमिक प्रॉफिट इस्तेमाल करते हैं। कैलकुलेशन के लिए जब हम बाहर के लोगों के साथ डीलिंग करते हैं यानी, तो इसको जब हम रिकॉर्ड के लिए हम अकाउंटिंग प्रॉफिट इस्तेमाल करते हैं, लेकिन डिसीजन मेकिंग के लिए हम इकोनॉमिक प्रॉफिट हम इस्तेमाल करते हैं। तो डिसीजन मेकिंग के लिए ये। इसके बाद है 286, तो 286 क्या कहता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स आल्सो कॉल्ड, माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो दूसरा नाम है क्या है, ए इंडिविजुअल थ्योरी, सिंगल थ्योरी, प्राइस थ्योरी। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स इज आल्सो कॉल्ड प्राइस थ्योरी, ये इसका नाम है दूसरा। 287 फ्री ट्रेड आल्सो कॉल्ड, यानी जो फ्री ट्रेड है, जो कोटा सिस्टम है, जो बैरियर है एमंग द इंटरनेशनल कंट्रीज, वो खत्म की जाती है। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट यानी ट्रांसफ़र ऑफ लेबर, ट्रांसफ़र ऑफ गुड्स, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, यानी ये फ्री की जाती है, तो इसको कहते हैं फ्री ट्रेड। तो इकोनॉमिक्स में इसके लिए और भी नेम है, क्या है, ग्लोबलाइजेशन, इसको ग्लोबलाइजेशन भी कहते हैं, बिल्कुल ठीक है। इसको लिबरलाइजेशन भी कहते हैं, बिल्कुल ये भी कहते हैं। इसको कहते हैं अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन। फ्री ट्रेड को, ग्लोबलाइजेशन को और लिबरलाइजेशन को हम अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन भी यानी कहते हैं। तो ये जो डी ऑप्शन है ऑल ऑफ दी अबव, ये राइट वन है, यानी फ्री ट्रेड कॉल्ड ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन एंड अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन, ये इसके यानी फ्री ट्रेड के ये जो दूसरे नाम है। 288 दी टेम्परेरी गेन या प्रॉफिट, वो टेम्परेरी या जो आर दी प्रॉफिट है, गेन है विद दी ओल्ड फैक्ट्रीज, जो ओल्ड फैक्ट्रीज यानी अर्न करते हैं, विद दी ओल्ड फैक्ट्री अर्न करते हैं ड्यूरिंग द पीरियड, उस वक्त ऑफ कंस्ट्रक्टिंग न्यू फैक्ट्रीज, यानी जब न्यू फैक्ट्रीज बन जाते हैं तो इस पर तकरीबन 2-3-5 साल लगेंगे। तो 2-3-5 साल में जो ओल्ड फैक्ट्रीज है, ओल्ड बिजनेसेस है, वो ज़्यादा मुनाफा कमा लेते हैं। तो इस ज़्यादा मुनाफे को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं यानी कासी रेंट। क्या कहते हैं, इसको कासी रेंट कहते हैं। जो ज़्यादा मुनाफा ओल्ड फैक्ट्रीज कमा लेते हैं इन द पीरियड व्हेन द न्यू फैक्ट्रीज आर कंस्ट्रक्टेड, तो इसको क्या कहते हैं, टेम्परेरी प्रॉफिट को। एक्स्ट्रा प्रॉफिट, टेम्परेरी प्रॉफिट, कासी रेंट, तो इसको कहते हैं कासी रेंट, कासी रेंट। इसके बाद है यानी ये बहुत इम्पॉर्टेंट है 289
जो 5 इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स सीक्वेंस इज, जो हमारे पास इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, 5 है कि हम कब बनाएंगे, किसके लिए बनाएंगे, किस तरह बनाएंगे, कहाँ बनाएंगे, ये प्रॉब्लम है। तो इसका जो सीक्वेंस है ये किस तरह है, ये इस तरह है व्हाट, हाउ, व्हेन, वेयर, हु, इस तरह है व्हेन, वेयर, हु, हाउ, व्हाट, वेयर, हाउ, व्हेन, हु, व्हाट, इस तरह है। तो ये जो सीक्वेंस है, ये जो ए ऑप्शन है ये राइट वन है, व्हाट, हाउ, व्हेन, वेयर, हु, ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम का सीक्वेंस है। 209 है। तो ये कुछ यानी हिस्ट्री के बारे में है कि यानी जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है ये कब बने गए हैं, तो इसके बारे में है। 209 कहता है एशियन डेवलपमेंट बैंक एस्टेब्लिश, जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है ये एस्टेब्लिश हो गया 1950, 1956, 60 और 60, 1966। तो ये 1966 में ये बन गया एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसके बाद है 291, ये कहता है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ पाकिस्तान एस्टेब्लिश इन, ये जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ पाकिस्तान है ये बन गया कब, 1950, 1956, 1960, 1969। तो ये 1969 में बन गया। 292 इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक एस्टेब्लिश इन, ये इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक ये बन गई कब, 1945, 55, 65, 1975। तो ये 1975 में बन गई। 293, तो 293 क्या कहता है नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान एस्टेब्लिश इन 1979, 69, 1960, 1949। तो ये 1949 में कायम हो गया। 294 स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान एस्टेब्लिश ऑन जुलाई 1 किया है 1948 है, 49 है, 50 है, 51 है। तो ये जुलाई 1 1948 स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान एस्टेब्लिश हो गया। 295 ये बिजनेस के बारे में है। कंपनी ऑर्डिनेंस, जो कंपनी जो ऑर्डिनेंस है वो कौन सा है, इज 1984 है, 1974 है, 1964 है, 1954 है। तो ये जो 1984 कंपनी ऑर्डिनेंस, हम ये जो जायंट स्टॉक कंपनी है इसके लिए जो ऑर्डिनेंस है वो 1984 है। 296 पार्टनरशिप एक्ट इज, पार्टनरशिप के लिए जो एक्ट है वो कौन सा है, 1912, 1922, 1932, 1942। तो पार्टनरशिप के लिए जो एक्ट है वो 1932 का एक्ट है। इसके बाद है 297 इंश्योरेंस कंपनीज एक्ट इज, इंश्योरेंस के लिए जो एक्ट है, जो कानून है वो क्या है, 1910 का कानून है, 20 का कानून है, 1935 है, 1938 है। तो इंश्योरेंस के लिए 1938 का कानून है। मुदारबा एक्ट इज, मुदारबा जो बिजनेस है, मुदारबा जो कंपनी है, जो एक शख्स, एक पर्सन कैपिटल प्रोवाइड करता है, दूसरा यानी शख्स वो सर्विस प्रोवाइड करता है, तो इस तरह के बिजनेस को कहते हैं मुदारबा। तो ये इस्लामिक यानी टाइप ऑफ बिजनेस है। तो इसके लिए जो एक्ट है 1950 है, 60 है, 70 है, 80 है। तो ये इसके लिए जो एक्ट है ये 1980 एक्ट है। 299 कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट इज, कोऑपरेटिव जो सोसाइटीज है जिसका ताल्लुक यानी प्रॉफिट अर्निंग नहीं होता बल्कि टू प्रोवाइड बेनिफिट्स टू दी यानी कम्युनिटी मेंबर्स, यानी जो लोग इसको ओपन करते हैं तो इन लोगों को सिर्फ फ़ायदा पहुंचाते हैं। प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी, कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी यानी हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी, फाइनेंशियल कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये यानी मुख्तलिफ इसके जो टाइप है। तो इसके लिए जो एक्ट है 1905, 1915, 1920, 1925। तो ये जो डी ऑप्शन है 1925 इसके लिए एक्ट है। PICIC यानी पाकिस्तान इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन, पाकिस्तान इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन एस्टेब्लिश हो गया कब, 1947, 50, 55, 1957। तो ये PICIC ये 1957 में एस्टेब्लिश हो गया। 301, तो 301 क्या कहता है, ये कहता है कि नॉन प्लानिंग पीरियड इन पाकिस्तान हुआ, यानी हर 5 साल के लिए हम पाकिस्तान में हम प्लानिंग करते हैं, तो एक पीरियड ऐसा भी गुजरा है जिसके लिए पाकिस्तान ने प्लानिंग नहीं की है, यानी जो 5 ईयर प्लानिंग होते हैं इकोनॉमिक प्लानिंग। तो पीरियड कौन सा है, 1950-60, 1960-70, 1970-77। तो ये जो 1970 और 77 का जो पीरियड है ये नॉन प्लानिंग पीरियड है पाकिस्तान के हिस्ट्री में।
302 विच प्लान इज़ द मोस्ट सक्सेसफुल प्लान इन पाकिस्तान हिस्ट्री इन इकोनॉमिक प्लानिंग। यानी जब हम 5 साल के लिए प्लानिंग करते हैं तो ये हम टारगेट सेट करते हैं, तो इसमें जो भी हमने यानी प्लानिंग की है वो टारगेट हमने अचीव नहीं किए हैं। तो एक जो प्लान है जो मोस्ट सक्सेसफुल है, जिसमें हमने टारगेट भी अचीव कर लिया है और हमने बहुत ज़्यादा यानी फ़ायदा भी हासिल कर लिया, टारगेट से ज़्यादा हमने चीज़ें हासिल कर ली। तो वो यानी कौन सी प्लान थी? 4th प्लान थी, 3rd प्लान थी, 2nd प्लान थी। यानी ये 2nd प्लान थी 1960 और 65 में, यानी जो 5 इयर्स इकोनॉमिक प्लानिंग थी, जो 2nd प्लान थी 1960-65 में, तो ये मोस्ट सक्सेसफुल प्लान थी इन पाकिस्तान हिस्ट्री में। ये 2nd प्लान है। इसके बाद है 303 The economy where more people having wealth in billions is called। वो इकोनॉमी जिसमें ज़्यादा लोगों के पास जो दौलत हो वो बिलियन में हो, यानी अरबों में उसके पास दौलत हो, तो इस इकोनॉमी को क्या कहते हैं? रिच इकोनॉमी। इसको रिच इकोनॉमी कहते हैं, एडवांस इकोनॉमी या बिलियनियर इकोनॉमी। तो वो इकोनॉमी जिसमें ज़्यादा लोगों के साथ दौलत बिलियन में हो, तो इसको कहते हैं बिलियनियर इकोनॉमी, बिलियनियर इकोनॉमी। 304 द स्टेटमेंट, यानी एक स्टेटमेंट है, बयान है, सेव मनी लिव बेटर गिवन बाई। ये एक स्टेटमेंट है जो एक इकोनॉमिस्ट ने दिया है कि सेव मनी लिव बेटर गिवन। ये किसने दिया है? मार्शल है, रॉबिन्स है या वॉलमार्ट है? तो ये वॉलमार्ट एक इकोनॉमिस्ट है, ये इसने दिया है। सेव मनी लिव बेटर ये दिया है वॉलमार्ट ने। 305 डिमांड इलास्टिसिटी फॉर नॉर्मल गुड्स ऑलवेज। जो नॉर्मल गुड्स होते हैं उसके लिए जो डिमांड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो हमेशा नेगेटिव, पॉजिटिव, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो ये हमेशा पॉजिटिव, डिमांड इलास्टिसिटी फॉर नॉर्मल गुड्स इज ऑलवेज पॉजिटिव। 306 when unemployment occurred in the society in the economy due to the advanced technology। जब टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट आती है, यानी मशीन आते हैं, रोबोट आते हैं, कंप्यूटर आते हैं, तो ये जो मशीन है ये इंसानों की जगह लेते हैं, तो इंसान बेरोज़गार बन जाते हैं। यानी एक मशीन 10, 12, 15 इंसानों का काम कर सकता है, रोबोट काम कर सकता है। तो इस तरह मुख्तलिफ यानी इकानॉमी में इस तरह बेरोज़गारी आती है। तो इस बेरोज़गारी को क्या कहते हैं? यानी टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट की वजह से जब इकानॉमी में बेरोज़गारी आती है तो इसको क्या कहते हैं? सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट और फुल अनएम्प्लॉयमेंट। तो इसको कहते हैं स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। यानी इकोनॉमी का जो स्ट्रक्चर है वो चेंज होता है, यानी फ्रॉम मैनुअल टू मशीन। यानी सारे जो हम काम करते हैं फिर वो हम मशीनों के ज़रिए काम करते हैं। तो जो लोग होते हैं जो मशीन नहीं चला सकते वो बेरोजगार बन जाते हैं, तो इसको कहते हैं स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। 307 when unemployment occur in the economy due to low business activity। जब इकोनॉमी में यानी मुल्क में बेरोज़गारी आती है लेकिन बिजनेस एक्टिविटी डाउन की वजह से आती है, यानी बिजनेस एक्टिविटी डाउन है, लोग इन्वेस्टमेंट नहीं करते, प्रॉफिट नहीं है, दहशतगर्दी है, यानी अमन नहीं है, जंग है वगैरह वगैरह, पॉपुलेशन शिफ्ट हो गई। इस वजह से जब मुल्क में बेरोज़गारी आती है तो इस बेरोज़गारी को क्या कहता है? बिजनेस अनएम्प्लॉयमेंट, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट या डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। तो इसको कहते हैं साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। बिजनेस एक्टिविटी की वजह से जब यानी बिजनेस एक्टिविटी जब डाउन किए जाते हैं तो बेरोज़गारी आती है, तो इसको कहते हैं साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। इसके बाद है यानी देखें 308 when the money value decreased by market forces। जब मनी जो वैल्यू है, जो परचेजिंग पावर हम कहते हैं, परचेजिंग पावर ऑफ मनी, ये जब इसमें कमी आती है ड्यू बाय मार्केट फोर्सेस, यानी डिमांड और सप्लाई की वजह से जब मनी वैल्यू में डिक्रीज आती है तो इस डिक्रीज को, इस कमी को क्या कहते हैं? डिवैल्यूएशन, डिप्रिसिएशन या रिडक्शन। तो इसको कहते हैं डिप्रिसिएशन। जब मनी की वैल्यू में डिमांड और सप्लाई की वजह से, मार्केट फोर्सेस की वजह से कमी आती है तो इसको कहते हैं डिप्रिसिएशन। 309
व्हेन सेंट्रल बैंक या स्टेट बैंक, सेंट्रल बैंक रिड्यूसेस द वैल्यू ऑफ मनी, जब सेंट्रल बैंक, किसी मुल्क का सेंट्रल बैंक मनी वैल्यू में कमी लाता है, यदि किसी मुल्क का जो सेंट्रल बैंक है, स्टेट बैंक है, वो मनी वैल्यू में कमी लाता है, तो इस कमी को क्या कहते हैं, इस अमल को क्या कहते हैं, डिवैल्यूएशन, डिप्रिसिएशन या कंट्रैक्शन, तो इसको कहते हैं डिवैल्यूएशन। ए ऑप्शन इज राइट वन। 310 यानी पाकिस्तानी करेंसी डिवैल्यूड इन, पाकिस्तान ने अपने करेंसी में डिवैल्यूएशन की, यानी 131% डिवैल्यूएशन की पाकिस्तान ने अपने करेंसी में। तो ये कब की, 1951 में, 61 में, 81 में, 71 में। तो ये 1971 में पाकिस्तान ने यानी करेंसी में डिवैल्यूएशन की 131%। ये चूँकि इकनॉमिक्स के साथ रिलेटेड है, ये लास्ट में है। दी वर्ड इकनॉमिक, यानी ये आखिर में है। दी वर्ड इकनॉमिक, ये जो इकनॉमिक्स का जो वर्ड है, हैज़ बीन डिराइव, ये डिराइव हुआ है फ्रॉम द ग्रीक वर्ड से, यानी ग्रीक वर्ड से ये डिराइव हुआ है ओइकोनोमिया। जो इकनॉमिक्स का जो वर्ड है ये डिराइव हुआ है, आहस हुआ है, निकला है, आया है ओइकोनोमिया से, विच मीन्स ओइकोनोमिया का मतलब है, इस ओइकोनोमिया का क्या मतलब है, वंड्स मैनेजमेंट, इनकम मैनेजमेंट, इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट, हाउस होल्ड मैनेजमेंट। तो ओइकोनोमिया का मतलब है, यानी ओइकोनोमिया दो यानी ये अल्फाज है, हाउस होल्ड मैनेजमेंट। इकनॉमिक्स का जो लफ्ज़ है ये ग्रीक वर्ड्स ओइकोनोमिया से निकला है और ओइकोनोमिया का मतलब है हाउस होल्ड मैनेजमेंट।